सा चैप्टर है आप लोगों का, ध्यान से देखना। हाँ चलो सुने, भारत की प्राकृतिक विशेषताएं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, हमारा देश भारत है, हमारे देश का नाम भारत है, जिसे उर्दू में हिंदुस्तान कहते हैं और इंग्लिश में इंडिया कहते हैं, और हम हिंदी में भारत कहते हैं। ठीक, यह हमारा देश का नाम। सुने, तो इसमें आप लोगों को मैंने कक्षा 4 में बताया था कि कई मोहल्लों को जोड़कर के एक वार्ड बन जाती है, कई वार्डों को जोड़कर के एक गांव बन जाता है, कई छोटे छोटे गांवों को जोड़ के एक जनपद पंचायत बन जाती है, कई जनपद पंचायतों को जोड़ के विकास खंड यानी तहसील बन जाता है, और कई तहसीलों को जोड़ करके एक जिला बन जाता है, कई जिलों को जोड़ करके एक संभाग बन जाता है, कुछ संभागों को जोड़ करके एक राज्य बन जाता है, कुछ राज्यों को जोड़ करके देश बन जाता है, और कई देशों को जोड़ करके संसार बन जाता है। समझ में आया? तो उन राज्यों में सबसे पहले अगर हम अपने जिला की बात करें तो हमारे जिला का नाम टीकमगढ़ है, ठीक है, और यह टीकमगढ़ जिला सागर संभाग में आता है, ठीक है, यह हमारा सागर संभाग मध्य प्रदेश राज्य में आता है, यानी हमारे राज्य का नाम मध्य प्रदेश है, और यह मध्य प्रदेश भारत देश में आता है, यानी हमारे देश का नाम भारत देश है। और यह देश, क्यों रमेश, यह देश हमारे एशिया महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। पूरे धरती पर 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, फिर है हमारा अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए? 7। तो 7 महाद्वीप है। समझ में आया? 7 महाद्वीप में से हमारा महाद्वीप का नाम क्या है? एशिया। कौन सा महाद्वीप है? एशिया। अब एशिया महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। कुछ हिस्सा इसका यूरोप महाद्वीप से लगा हुआ है। कौन से महाद्वीप से? यूरोप महाद्वीप से। अच्छा, पूरे 7 महाद्वीप गिनवा दें आपको, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हो चुके हैं। उसमें से एक महाद्वीप है एशिया, ठीक। एशिया महाद्वीप, अगर आप पूरे महाद्वीप का एक नक्शा बनाते हैं तो इस प्रकार से देखो, इधर थोड़ा, इस प्रकार से है एशिया महाद्वीप, ठीक। एशिया महाद्वीप में यहां पर हमारा भारत देश है। कौन सा देश है? भारत देश है। और यहां पर कौन सा सागर है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। और यहां पर बंगाल की खाड़ी, ये पूरब। अब अगर इसको हम 4 दिशाओं में बांटें तो इस दिशा में इधर क्या है? पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व। इधर क्या है? पश्चिम। ऊपर क्या होती है? उत्तर। और नीचे क्या होती है? दक्षिण। समझ में आया? दक्षिण। अब अगर पूरे हिसाब को देखें अगर हम इस महाद्वीप को, तो यह हमारा महाद्वीप कहां पड़ता है? ये भारत देश है। भारत देश एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में। किस हिस्से में? दक्षिणी हिस्से में। देखो, पूर्वी हिस्से में तो नहीं है, पूर्वी हिस्से में तो जापान पड़ता है, और उत्तरी हिस्से में रूस पड़ता है। कौन सा देश पड़ता है? रूस। पश्चिमी यहां पर सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है, ये पड़ता है। और दक्षिणी में यहां पर क्या पड़ता है? हमारा भारत। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ बर्मा म्यांमार है, यहाँ पर लगभग चीन बैठता है, यहाँ पर अफगानिस्तान बैठेगा, यहाँ पर पाकिस्तान बैठेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये देश है। तो इनको आप बड़े गौर से देखें इस महाद्वीप को चित्र के माध्यम से,
कि जो जो आपको बताया जा रहा है उसी चित्र में प्रदर्शित है। ठीक है, कहां पर है? चित्र में। तो देखिए इसको, तो भारत की प्राकृतिक विशेषताएं, पहले हम इसको देखें कि ये स्थित कहां है। तो एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति कहां है? एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी हिस्से में है। कौन से हिस्से में है? दक्षिणी हिस्से में है। ठीक है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी है। और पश्चिम में अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। समझ में आया? तो भारत में यहां आप देख रहे होंगे इस प्रकार से, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, और ये हमारा भारत देश पाकिस्तान, ये इस प्रकार से आ रहा है आपका लगभग भारत, इस प्रकार से भारत। ठीक है, भारत में ये आपका यहाँ पर बांग्लादेश पड़ता है। ठीक, अब देखिए, तो एशिया महाद्वीप में ये हमारा भारत स्थित है। अब उत्तर में इसके कौन कौन से देश लगे हुए हैं? यहाँ पर चीन, इतने पे कौन लगा? नेपाल। इधर कौन लगा? भूटान। यहाँ पर कौन है? चीन। एन माने नेपाल, बी मीन्स भूटान। यहाँ पर लगा है बर्मा, बी मीन्स बर्मा, और यहाँ पर लगा है बांग्लादेश, वेस्ट वो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश है। और यहाँ पर लगा है अफगानिस्तान, इतने हिस्से में कौन लगा है? अफगानिस्तान। और यहाँ लगा है पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद यहाँ लगा है श्रीलंका। कौन सी लगा है? श्रीलंका। यहाँ पर कुछ द्वीप समूह हैं, इनको कहते हैं लक्षद्वीप। बहुत सारे द्वीप हैं यहाँ पर, लाखों द्वीप हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पर हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब कितना समझ में आया? अब देखिए इसमें भारत के प्राकृतिक भूभाग कौन कौन से हैं, प्रकृति के द्वारा जो भूमि के भाग हैं, हिस्से हैं, वे कौन कौन से हैं। तो उत्तर में आपको यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, यहां से लेके इतने में क्या है? हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत के बाद यहां से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी मैदान में बिछा दी गई है। इसलिए यहाँ पर कौन से मैदान है? यहाँ पर गंगा नदी निकलती है, यहाँ एक यमुना नदी निकलती है, तो गंगा यमुना का मैदान, यानी ये उत्तर भारत का मैदान। और इधर जो आपका पड़ता है, ये आपका मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर रेत ही रेत है। क्या है? रेत है, इसलिए मरुस्थल है। और यहाँ पर आपका एक पठार है, जो है भारत का प्रायद्वीप का पठार, ये पठार है। अब इतना पठार होने के बाद ये तटीय मैदान है। कौन सा है? तटीय मैदान। तो ये पूर्वी तटीय मैदान क्योंकि पूरब साइड है, ये पश्चिमी तटीय मैदान क्योंकि ये पश्चिमी साइड है। ठीक है, तटीय मैदान। अब समुद्र के अंदर भी कुछ द्वीप हैं, वो क्या है? यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। समझ में आया? तो भारत को प्रमुख रूप से 4 भूभागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर का पर्वतीय मैदान, कौन सा भूभाग है? पहला उत्तर का पर्वतीय मैदान, हो पर्वतीय भाग। और फिर दूसरे नंबर पे इतने हिस्से में क्या बता रहा हूं मैं? उत्तर का मैदान। कौन सा? उत्तर का मैदान। और यहां पर क्या बता रहा हूं? प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। फिर क्या है हमारा? तटीय मैदान। चौथे भाग में क्या आ जाता है? तटीय मैदान या तटीय भाग कह सकते हैं, तटीय भाग तथा द्वीप समूह, तो कितने भागों में भारत को बांट दिया भौगोलिक दृष्टि से? 4 भाग। समझ में आया? उसके बाद भारत की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखो, भारत के हिमालय से निकलने वाली एक नदी तो आपकी प्रमुख गंगा है, दूसरी यमुना है, तीसरी एक यहाँ पर गोमती निकलती है,
एक यहाँ से ऐसे निकल करके ब्रह्मपुत्र नदी आती है, एक नदी यहाँ से निकलती है वो सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में चली जाती है, और भारत की एक प्रमुख नदी यहाँ से निकलती है वो यहाँ अरब सागर में गिरती है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। नर्मदा, कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी है। यहीं से एक ताप्ती नदी निकलती है और यहाँ से गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी निकलेगी, फिर यहाँ से कृष्णा निकलेगी, एक कावेरी निकलती है। तो प्रमुख रूप से ये इतनी नदियां हैं। समझ में आया? उसके बाद भारत की जलवायु की विविधता। तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में कहीं पर पठार हैं, कहीं मैदान है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पर समुद्र तट है। तो उस हिसाब से जहां पर जैसी जलवायु है वहां अलग अलग जलवायु है। यहाँ बर्फ जमी रहती है इसलिए बहुत शीत जलवायु है, यहाँ पर रेगिस्तान है इसलिए बहुत गर्म जलवायु है, ठीक है। यहाँ पर समुद्री तटीय मैदान है इसलिए समुद्री तटीय है इसलिए यहाँ पर आर्द्र जलवायु, आर्द्र माने जिसमें नमी होती है, ऐसी जलवायु जिसमें नमी हो, पानी की वाष्प हो, तो वो जलवायु है। तो भारत में विविधता में एकता पाई जाती, मतलब विविधता पाई गई है। भौगोलिक दृष्टि से विविधता यानी विभिन्नताएं पाई गई हैं, उसी प्रकार से यहाँ की जलवायु भी अलग अलग है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति और जंतुओं की जानकारी। अब जब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जमीन की यानी धरती की विविधता है, यानी विभिन्न प्रकार की धरती है, कहीं मैदान कहीं पठार, तो उसी प्रकार से वहां पर जैसे ठंडी का सीजन है, ठंडी का यहाँ पर स्थान है तो ठंडे वाले जीव जंतु रहेंगे। यहाँ पर ऊंट पाए जाएंगे क्योंकि गर्म जलवायु रहती है, रेगिस्तान है। यहाँ पर मैदानी वाले जीव जंतु पाए जाएंगे, यहाँ पर समुद्री तटीय जीव जंतु पाए जाएंगे। तो जहां पर जैसी जलवायु है वहां पर वैसे ही जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको आगे मिलेगी। अब पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं, ध्यान से सुनना। पाठ के बारे में आप समझ लो पूरा जान चुके हैं, बस पढ़ के आपको सुना रहे हैं। हमारा देश भारत है, मैंने बताया ना, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यह 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है, 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। हमारे देश से चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार देशों की सीमाएं लगी हुई हैं, अर्थात ये सभी हमारे पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी माने बगल के, बताए थे, पड़ोसी माने बगल के। अब भारत भूमि की विविधता का रूप, भारत की जो धरती है यह किस किस प्रकार की है, कितने प्रकार की है, विभिन्न प्रकार की है, तो उसको आप इसमें देखेंगे। हमारा देश भारत पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। हमारा देश भारत पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ की भू संरचना के आधार पर हम भारत को मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। धरती की विविधता के आधार पर इसको हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। देखिए चित्र में भी आपको पता चल रहा होगा। तो पहला भाग हमारा क्या है? उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान या मैदान, उत्तर का मैदान। और प्रायद्वीपीय पठार, जी मैं जो पठार बता रहा था ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है। और तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, तटीय मैदान और द्वीप समूहों में बांट सकते हैं। समझ में आ रहा? अब एक एक करके हम भारत के बारे में पूरी जानकारी पढ़ते चलते हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? समझ में तो आना चाहिए क्योंकि बहुत सरल चीज है, कठिन तो उसमें है ही नहीं कुछ। चलो एक बार फिर से भारत का नक्शा बनाते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये हमारे भारत का नक्शा हो, समझ में आया। अब इस नक्शे को देखते हैं कि कहां पर कौन सी चीज है। तो यहां पर देखिए, आपको यहाँ K2 लिखा होगा इस नक्शे में, देखो K2 का नाम है काराकोरम। क्या नाम है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर्वत की है, जो उसका नाम है K2। तो देखिए इसमें भारत के पर्वतीय भाग को देख रहे हैं, पहले ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं हम, ये वाला देखे ना। भारत के उत्तर में हिमालय की अनेक ऊंची नीची श्रेणियों का समूह है। भारत के उत्तर दिशा में, इसको अगर हम बांटे 4 भागों में, तो जो उत्तरी भाग कहलाएगा। तो भारत के उत्तर में बहुत बड़ी ऊंची नीची विशाल चोटियों का समूह है। चोटी आप जानते हैं, चोटी माने पर्वत पठार, पर्वतों की श्रेणियां ऊंची हैं। क्या जम्मू कश्मीर से, यहाँ पर कौन सा राज्य बताया था मैंने? जेके माने जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, यहां से लेके यहां तक, ये है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, AM, अरुणाचल प्रदेश तक एक धनुष के आकार का, देखो आपको लग रहा है कि धनुष की तरह टेढ़ा है, तो धनुष के आकार का फैला हुआ है। और ऊंचाई के अनुसार संपूर्ण हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 3 समांतर श्रेणी। एक श्रेणी समांतर जे हो गई, एक जे हो गई और एक जी हो गई। तो 3 समांतर श्रेणियां आपको समझ में आ रहा? समांतर माने जानते हैं, ऐसी रेखाएं जो कभी प्रतिच्छेद ना हो, समांतर है। तो समांतर श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहली श्रेणी को आंतरिक हिमालय कहा जाता है। इस श्रेणी को कौन सी हिमालय कहा जाता है? आंतरिक हिमालय, यानी महान हिमालय। आंतरिक हिमालय यानी महान हिमालय। यह वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। यह सबसे ऊंचा, इस हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, हिमालय की 3 आंतरिक हिमालय महान, यह सबसे ऊंचा भाग है, जिसकी अनेक चोटियों में शिखर हैं। इसकी अनेक चोटियों में ऊंची ऊंची शिखर हैं। अब देखते हैं कौन कौन से हैं। फिर दूसरा है हमारा कौन सा? ये है हमारा मध्य हिमालय। पहले आंतरिक हिमालय, फिर दूसरे नंबर पे आया मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय ये आंतरिक हिमालय से कम ऊंचा है। मान लीजिए ये ज्यादा ऊंचा है, तो इससे छोटा ऊंचा, थोड़ा कम ऊंचा ये है, इसको कहते हैं हम मध्य हिमालय। समझ में आ रहा? उसके बाद है बाह्य हिमालय। ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला हिस्सा आपका बाह्य हिमालय कहलाता है। तो ये शिवालिक सीढ़ियां, इन बाह्य हिमालय को, इसका नाम क्या दे दिया हमने? बाह्य, बात नहीं, बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को हम शिवालिक की श्रेणियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक की श्रेणी, शिवालिक की श्रेणी भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कम है। इन पर्वतों की अनेक चोटियां वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। ये तीनों पर्वत जो हैं वर्ष भर यहाँ पर बर्फ से ढकी रहती है। इसलिए इस हिमालय को, हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिम का घर, हिम धन आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर। इसे हम बर्फ का घर या हिमालय कहते हैं। संसार में सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ती है। कहां पर पड़ती है? ये नेपाल लगा हुआ है यहाँ, नेपाल में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 8,848 नहीं है, अब मैं बता रहा हूं उसको सही, 8,850 किलोमीटर, वो 50 मीटर है। ध्यान रखना, 48 इसमें लिखा है किताब में, लेकिन जब मैं इंदौर गया तो वहां पर 50 बता रहे हैं, तो उस हिसाब से चलेंगे। इंदौर में बताया था मास्टरों ने। तो ये क्या है? 8,850 मीटर ऊंची है, जिसकी ऊंचाई, यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है। ये पड़ोसी देश कहाँ है? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ती है? नेपाल में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। हिमालय की बर्फीली घाटियों पर शंकु के आकार के वृक्ष पाए जाते हैं। क्यों? देखो यहाँ की घाटियों में कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? ये शंकु के आकार के, इस प्रकार के दिख रहे हैं ना शंकु, जैसे चीड़ होता है, देवदार होता है, अशोक के पेड़ होते हैं, ताकि यहाँ पर बर्फ गिरे तो इनकी डालियां ना टूटे, बर्फ गिरने पर सीधी इनके पेड़ों पत्तियों से फिसल जाए। ठीक है, तो
तो यहाँ पर शंकु के आकार के पेड़ पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं। उनमें से सबसे प्रमुख होता है चीड़, देवदार और दारू, इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। सिंधु नदी, अब देखिए यहीं से निकलने वाली एक नदी है, कौन सी? सिंधु नदी। मैंने अभी बताया था ना, हाँ पाकिस्तान में जाती है यहाँ से निकलकर सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी, गंगा, यहीं से गंगा नदी निकली है तो वो गंगा यहाँ से चली जाती है। गंगा नदी, यमुना इसी से निकल करके फिर इसमें इलाहाबाद में जुड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद सतलुज, सतलुज यहाँ से निकल करके फिर आगे चल के यहाँ सिंधु में जुड़ जाती है। कोसी, कोसी आपकी यहाँ से निकल करके बिहार में आती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आपकी यहाँ से आकर के चीन से जाती हुई वो यहाँ से अंदर प्रवेश होती है और बांग्लादेश में चली जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी, समझ में आया? यहाँ से प्रमुख नदियां निकलती हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर एक हिल स्टेशन अच्छा देखने के लिए पर्यटन स्थल है। शिमला, शिमला भी, श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थल माने दर्शनीय स्थल, देखने के लायक स्थल हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की शारीरिक बनावट मजबूत होती है। क्यों? उनको सर्दी सहन करना है और उसके बाद पर्वतों पर चढ़ने के लिए उनके शरीर मजबूत होने चाहिए। इनको अगर पर्वतों पर चढ़ा देंगे तो इनको हांफी आ जाएगी, क्योंकि इनका शरीर मजबूत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार के शरीर होते हैं मजबूत, बिल्कुल ऐसे लगता हो कि वह बिल्कुल कसरत करते हो, डेली जिम जाते हो। आएगा समझ? तो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों का शरीर मजबूत होता है। इनका रंग गोरा होता है, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, अधिक ठंडी पड़ती है, इसलिए इनका रंग काला नहीं हो पाता है, गोरा रहता है। ये जंगली जंतुओं के शरीर पर, ये जंगली जंतु के शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। यहाँ के जंगली जंतु जैसे याक होता है यहाँ का सबसे बड़ा अच्छा जानवर, जो इस पर वहां पर सवारी करते हैं। इनकी ठंड या सर्दी से रक्षा करते हैं। बाल क्या करते हैं? सर्दी या ठंड से रक्षा करते हैं। समझ में आया? अब उत्तर का मैदान, तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है? आंतरिक हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। आंतरिक हिमालय में सबसे बड़ी चोटी केटू है, ठीक है, और महान हिमालय, और उसके बाद इस हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जो 8,850 मीटर है, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में पड़ती है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ की शिवालिक की श्रेणियां हैं और इसी को हम बाह्य हिमालय कहते हैं। और इसी महान हिमालय में प्रमुख रूप से 5-6 श्रीनगर, दार्जिलिंग, शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल हैं। समझ में आ गया? यहाँ के मनुष्यों की बनावट कैसी होती है? मजबूत होती है, गोरे रंग के होते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं ताकि वे ठंड से बच सके। समझ में आया? अब आता है उत्तर का मैदान। जब नदियां यहाँ आएंगी तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को बहा कर लाएंगी और यहाँ पर छोड़ देंगी। तो ये है आपका यहाँ से लेके इतना उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण में नीचे, ये हिमालय पर्वत हो गया। अब इसके नीचे कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। हिमालय पर्वत के दाएं होगी पूरब, बाएं होगी पश्चिम, ऊपर होगी उत्तर, नीचे होगी दक्षिण। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में नीचे तथा दक्षिण के पठार के ऊपर, और जो हमारा यहाँ पर दक्षिण का पठार है, इस पठार के ऊपर और हिमालय पर्वत के नीचे, इन दोनों के बीच में एक मैदान पाया गया है। इस मैदान का नाम है उत्तर का विशाल मैदान। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण के नीचे तथा दक्षिण पठार के ऊपर एक बहुत बड़ा समतल मैदान फैला हुआ है, जो पश्चिम में यहाँ पर पंजाब से लेकर, यहाँ देखें आप, पंजाब से लेकर कहां तक फैला हुआ है? पंजाब से लेकर असम तक फैला हुआ है। इसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के द्वारा लाई गई जड़ और मिट्टी के द्वारा हुआ है।
बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है, जो बहुत ही उपजाऊ है। मिट्टी जो आती है नदियों के द्वारा वो जड़ोल मिट्टी होती है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां इसी भूभाग से बहती हैं। इन नदियों के किनारे बड़े बड़े शहरों के कारण, अब गंगा के किनारे पर, यमुना के किनारे पे दिल्ली बसा है, और बैठो, लाइट चलाओ तो कूलर से बैठो तो ना, लाइट कूलर चला दो, गर्मी चल रही है, नहीं बैठो कूलर नहीं, उनको बिठा दो। इन नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसे, जैसे यमुना के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा जैसे बड़े बड़े नगर बसे हुए। तो इससे क्या है, जो शहरों से निकलने वाला गंदा पानी है वो नाले के द्वारा नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो नदियां गंदी हो रही हैं, यानी प्रदूषित हो रही हैं। ठीक है, गंगा के किनारे भी काशी बसा हुआ है, बनारस बसा हुआ है, और कानपुर बसा हुआ है। बहुत से शहर गंगा के किनारे भी बसे हुए हैं, तो गंगा का पानी भी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भी जो चीन देश के जो बड़े बड़े शहर हैं वो बसे हुए हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी में भी प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, तो भूभाग से बहती इन नदियों के किनारे बड़े बड़े शहर बसने के कारण इनका जल प्रदूषित हो रहा है। यमुना नदी पर दिल्ली, आगरा, मथुरा, गंगा नदी के किनारे इलाहाबाद, वाराणसी, पटना शहर बसा हुआ है। उत्तर के मैदान के पश्चिमी भाग में, अब देखिए ना, ये आपका यहाँ से उत्तर का मैदान पूरब की ओर हो गया, अब इस साइड कौन सी दिशा है, पश्चिम, तो उत्तर के मैदान के पश्चिमी दिशा में कौन सा है, थार का मरुस्थल, यानी राजस्थान का मरुस्थल। तो उत्तर के मैदान के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है। इस भाग में वनस्पति तथा पानी की कमी है। मरुस्थल में वनस्पति की कमी और पानी की कमी और वर्षा की कमी होती है। मरुस्थल, वनस्पति माने पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। मरुस्थल रेतीला स्थान होता है। मरुस्थल कैसा होता है, रेतीला स्थान होता है। और भारतीय मरुस्थल राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल का नाम थार का मरुस्थल है। ऐसे यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं जो कम पानी पर जीवित रह सकते हैं। इस स्थान पर ऐसे जीव जंतु रहते हैं जो कम पानी पर जीवित रह सकते हैं, जैसे ऊंट हो गया, ठीक है, जैसे ऊंट। यहाँ पर कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मैंने बताया था कि कांटे क्यों, पत्तियां में स्टोमेटा के माध्यम से वाष्पीकरण होता है, यानी पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन जब पत्तियों, पेड़ को पानी की कमी हो तो पेड़ अपनी पत्तियों को कांटे का रूप बदल देती हैं, तो उस कारण से वाष्पीकरण कम होता है। पानी कमी होने पर भी वह जीवित बने रहते हैं। ठीक है, अब बताइए भारत किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो 8,850 मीटर है, जो नेपाल देश में स्थित है। समझ में आ गया। उत्तर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, उत्तर के मैदान का निर्माण उत्तर हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाई गई जड़ोल मिट्टी, बहाकर लाई गई मिट्टी बिछा दी गई है या फैला दी गई है, उसी के कारण उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। समझ में आया, पक्का। 28 चलो, उत्तर का मैदान समझ में आ गया। अब देखिए, यह भी जाने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई, यहाँ पर कश्मीर है, यहाँ पर कन्याकुमारी, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की लंबाई कितने किलोमीटर, 3200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। प्राकृतिक रूप से भूमि पर संचित किसी भी विशाल हिम राशि को बहाकर बाहर की ओर धीरे धीरे खिसक रही हैं, जो हिमनद या ग्लेशियर कहलाती है। सुनो, जैसे यहाँ पर नदी, वो क्या है, बर्फ जमी है। अब बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघलेगी और बर्फ भी कई तो बर्फ की सिल्लियां पर्वतों से खिसक के आ जाती हैं, जैसे चट्टानें खिसक खिसक के गिरती हैं, इसी प्रकार से बर्फ की चट्टानें खिसक करके नदियों में आ जाती हैं और फिर नदियां भी धीरे धीरे खिसकती हैं, तो ऐसे लगता है कि बर्फ की नदी हो। तो उस बर्फ की नदी को ग्लेशियर